नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज जो पाठ्यक्रम में संचालित रक्त ध्वज नाटक है, जो राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा लिखित है, इस नाटक की आज समीक्षा करने जा रहा हूं। ये नाटक राजस्थान के अनेक विश्वविद्यालय में संचालित है, जिसमें बांसवाड़ा विश्वविद्यालय, अजमेर, उदयपुर आदि विश्वविद्यालय में ये नाटक संचालित है। तो इस नाटक को लेकर मैं आज आपके सामने एक समीक्षा लेके आया हूँ। तो आइए साथियों, अपन देखते हैं रक्त ध्वज राजेंद्र मोहन भटनागर। इसको पढ़ने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत अच्छा नाटक है साथियों, एक बार वीडियो को पूरा देखें। रक्त ध्वज, लेखक डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर। एक एक बिंदु पर अपन अपनी नज़र डालते हैं और एक एक पहलू का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। राजस्थान राज्य के आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर की घटना पर वर्णित नाटक है। भील आदिवासी जनजाति पर लिखा गया ऐतिहासिक नाटक है। ध्यान रखिए साथियों, ये कैसा नाटक है? ऐतिहासिक। 19वीं सदी में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर हुए जनसंहार को आधार बनाकर लिखा गया नाटक। इस जनसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण बताया गया है। मतलब मानगढ़ पहाड़ी पर जो 17 नवंबर 1913 को जो जनसंहार हुआ था, उसको आधार बनाकर ये लिखा गया नाटक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इससे 6 वर्ष पहले 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर भीषण नरसंहार हुआ, जिसका भारतीय इतिहास में किसी तरह का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। इसी को आधार बनाकर ये भटनागर जी ने ये नाटक लिखा है। जिस समय की घटना का इसमें उल्लेख किया गया है, उस समय सामंतवाद और अंग्रेजी सत्ता का बोलबाला था। यह नाटक प्रख्यात कथा वस्तु पर आधारित ऐतिहासिक नाटक है। इस अंक में कुल 3 अंक है। ध्यान रखिए साथियों, कितने अंक हैं? 3। प्रथम अंक में 4 दृश्य, द्वितीय अंक में 3 दृश्य और तृतीय अंक में 6 दृश्य है। इस नाटक में कुल पात्रों की संख्या कितनी है साथियों? 26। ये मुख्य मुख्य बिंदु है जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, जिसमें मुख्य पात्र गोविंद स्वामी है। इस नाटक का मुख्य पात्र नायक के रूप में अगर है तो कोई वो कौन है? गोविंद स्वामी। जो यह नाटक लेखक द्वारा आदिवासियों के मसीहा गोविंद गिरी को आधार बनाकर लिखा गया है, जिसका संबंध बंजारा जाति से था। गोविंद गिरी किस जाति से थे? बंजारा जाति से। नाटक के विषय वस्तु को जानने से पहले नाटक में वर्णित कथा वस्तु के केंद्र में चित्रित गोविंद गिरी के जीवन को जानना आवश्यक है। गोविंद गिरी के द्वारा 1883 में सिरोही जिले में संप सभा की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य आपसी एकता, भाईचारा तथा प्रेम भावना रखना था। इसकी प्रेरणा गोविंद गिरी को 1881 ईस्वी में दयानंद सरस्वती से उदयपुर में मिली। मतलब कहीं ना कहीं गोविंद गिरी किससे प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, और इसी से प्रभावित होकर इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी में सिरोही में। इसी की प्रेरणा पाकर गुरु ने आदिवासी सुधार और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए भगत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? भगत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। इनके द्वारा आदिवासियों को एकजुट करने के लिए 1903 में मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर यज्ञ और हवन शुरू किया गया था। ध्यान रखना, एकजुट करने के लिए किनको? आदिवासियों को। कब? 1903 में। इसी जगह 1913 में भीषण नरसंहार हुआ, जिसमें लगभग 1500 लोग शहीद हुए थे, ऐसा माना जाता है। प्रस्तुत नाटक की मूल कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध गोविंद स्वामी के जीवन संघर्ष पर केंद्रित है, जो आदिवासियों के मसीहा और राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत थे, जिन्होंने सदियों से उपेक्षित, शोषित, पिछड़ी, अशिक्षित और निर्धन जनजातियों को सम्मान से जीने का गुरु मंत्र दिया।
गोविंद स्वामी अहिंसा व गांधीवादी नीति का अनुसरण करने वाले हैं। ध्यान रखना ये साथियों, अगर परीक्षा में ये सब लिख के आ जाते हो तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। इनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण ये लोक नायक, लोक सेवक और लोक कल्याणकारी संत उभर कर सामने आते हैं। इस नाटक में उनके द्वारा सामाजिक बुराइयों व दुष्प्रवृत्तियों का परित्याग करने की प्रेरणा के साथ ही उन्होंने भील जाति को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और सत्ताधारियों व अंग्रेजों के अन्याय, अत्याचार, बेगारी प्रथा से छुटकारा पाने हेतु प्रेरित किया। अर्थात इन्होंने जो मुख्य कार्य किया वह भील जनजाति को लेकर किया। साहस, धैर्य व स्वाभिमान से जीवन जीने की शिक्षा दी। लेखक ने गोविंद स्वामी के जीवन से जुड़ी जिन घटनाओं को नाटक में रखा वे ऐतिहासिक हैं। तो देखिए साथियों क्या है, गोविंद स्वामी के बाल्यकाल की घटनाएं क्या क्या थी। अब देखो, रक्त ध्वज नाटक में लेखक ने गोविंद स्वामी के बाल्यकाल की जिन घटनाओं का उल्लेख किया है उनमें भगत पंथ से प्राप्त आधारों पर स्वयं स्वामी जी ने अपने शिष्यों से बेगारी प्रथा को बंद करने के लिए अहिंसक उपायों को अपनाने का संदर्भ दिया है। गोविंद स्वामी यही चाहते हैं कि हम उनके बराबर के बने, उन जैसे दिखे, वैसा ही मान सम्मान पाए। ये लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं, खुद से है, अब खुद से लड़ना है। ये कथन है रुकासिया का। मतलब इसमें गोविंद स्वामी के जो विचार हैं उन विचारों को प्रस्तुत करने का, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बिलों में अलग जगाने का प्रयास किया जा रहा है। किसके माध्यम से? एक पात्र है रुकासिया, उसके माध्यम से। तो गोविंद स्वामी की सोच जो थी वो यहाँ पर पता चल रही है। सारा विवरण विगतवार इसके अंतर्गत दिया हुआ है साथियों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। गोविंद स्वामी के मन में पढ़ने की अभिलाषा थी, लेकिन उस समय उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना निषेध था। एक रात्रि वर्ष से बचने के लिए एक मंदिर में पहुंचे। मंदिर में पुजारी तल्लीन होकर कुछ पढ़ रहे थे। एक रात्रि है, एक वर्षा से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए एक मंदिर में पहुंचे। मंदिर में पुजारी तल्लीन होकर कुछ पढ़ रहे थे। स्वामी जी ने सम्मोहित होकर सुनते रहे। स्वामी जी, गोविंद स्वामी जी, वह ध्वनि उनके तन मन में समा गई। अचानक पुजारी का ध्यान स्वामी जी पर पड़ा। स्वामी जी ने जो सुना सब पुजारी को सुनाया। तब पुजारी ने पूछा, तू गोविंदा, तू क्या पढ़ लिख लेता है? गोविंद स्वामी, मैं वर्षा से बचने के लिए यहाँ आया हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। मतलब गोविंद स्वामी भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन समय में ऐसा वातावरण ऐसा था कि उन्हें शिक्षा नहीं दी गई। तब पुजारी ने कहा, तू अन्याय, अत्याचार, अंधकार, जुल्म को मिटाएगा तो मैं तुम्हें पढ़ाई का वरदान दूंगा। ये उनकी प्रारंभिक घटनाएं हैं। संप सभा रियासतों व शासकों द्वारा बेगारी, अत्याचार, अन्याय के प्रति विरोध प्रकट करने का संगठन था। संप सभा का मूल उद्देश्य क्या था? बेगारी, अत्याचार, अन्याय के प्रति विरोध प्रकट करना। यही आपसी विवादों का पंचायत में निपटारा करती थी। अंग्रेजों का मानना था कि आदिवासी समुदाय का आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में बदल सकता है। वह देशी रियासतों को मानना था कि यह निचले तबके के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो यह हमारे शासन के लिए खतरा हो जाएगा। तो ये क्या स्थिति थी? अंग्रेजों का क्या मानना था कि आदिवासी समुदाय हमारा विरोध करेगा, और जो ऊपर के तबके के लोग थे उनका ये मानना था कि ये निचले तबके के लोग हैं, ये कल को हमारा विरोध करेंगे, शिक्षित हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से ये घिरे हुए थे। शिक्षा प्राप्त करके ही लोगों को यह पता चलने लगा कि लोकतंत्र जैसा भी कुछ होता है। अब देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं रक्त ध्वज नाटक की पात्र योजना। कुल पात्र कितने हैं? 26, जिसमें पुरुष पात्र हैं 23 और स्त्री पात्र हैं 3। मुख्य पात्र के रूप में गोविंद स्वामी, जो गोविंदगिरी के रूप में है, दित्या, गणेशा, रुकाशा, सुआन और पुंजा, जयसिंह, दौलत सिंह, कर्नल सटन, ये मुख्य पात्र है। और गौण पात्र भी है, जैसे कुरिया, भूरिया, विजय सिंह, नाहर सिंह, सैमसन। अन्य पात्र सौभाग सिंह, पहला सयाना, दूसरा सयाना, मंदिर का पुजारी, ढोलकिया, अहलकार, एलियट, कुछ व्यक्ति और जज। स्त्री पात्र के रूप में अपन देखें तो माता इसके स्त्री पात्र में मुख्य पात्र है। अन्य स्त्री पात्र में चीमी और सावंती। आइए देखते हैं साथियों चारित्रिक विशेषताएं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि गोविंद स्वामी की चारित्रिक विशेषताएं क्या है। तो देखिए, गोविंद स्वामी रक्त ध्वज नाटक के नायक, ये मुख्य विशेषता है इनकी। ये अपन चरित्र चित्रण करें तो भी ये लिख सकते हैं। आदिवासी भीलों का मसीहा तथा राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत के रूप में
दिखाया गया है। इसके अलावा समाज सेवी है, समाज सुधारक है, क्योंकि इन्होंने जो भील जनजाति थी उनको उभारने का प्रयास किया, संत सभा का स्थापना की, सच्चा व कर्तव्यनिष्ठ संत था। इसी के कारण से इनके पीछे एक बहुत बड़ा समुदाय था, त्यागी थे व स्पष्टवादी वक्ता थे। और इसी कारण से आज भी गोविंद स्वामी का एक आदिवासी समुदाय में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ये आदिवासी समुदाय ही नहीं अपितु प्रत्येक वर्ग में गोविंद स्वामी एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में, आदर्श के रूप में स्थापित है। सत्यवादी एवं अहिंसा प्रेमी, निर्भीक अन्याय एवं अत्याचारों का विरोधी, इसी कारण से लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा सदियों से उपेक्षित, शोषित, पिछड़ी, अशिक्षित व गरीब जातियों को सम्मान से जीने का गुरु मंत्र इन्होंने दिया। इसके अलावा द्वितीय इसमें एक पात्र है जो भीलखेड़े गांव का मुखिया है। भीलखेड़े गांव है उसका एक मुखिया है, शुभचिंतक, सच्चा भक्त, परम चतुर, दृढ़ प्रतिज्ञ, अशिक्षित, स्पष्ट वक्ता, वचनबद्ध, स्वामी भक्त एवं साहसी, ये उनकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अलावा एक पात्र है इसमें जिसका नाम है सुआन, जो देखते हैं गोविंद गिरी का प्रिय शिष्य, हीन भावना से ग्रसित, क्योंकि इसका मानना है कि हम तो ऊंची जाति वालों के पैर की जूती भी नहीं है, ऐसी इसके मन में भावनाएं थी। इसी अवसर पर उसका भाग्यवादी एवं भील स्वभाव उभरा है। इसका मानना है कि ऊंचे व्यक्तियों की तरह हम रहेंगे तो वे ज़्यादा अत्याचार करेंगे। क्या कहता है, ये कथन भी है इसका, हम उनसे लड़ भिड़ जाए जिनकी छाया तले हम जीते हैं, और जो हमारे स्वामी हैं और हमारे अन्नदाता है, वह ईंट का जवाब पत्थर से देकर हिंसा प्रिय है। बाद में भगत पंथ जिसकी स्थापना गोविंद गिरी ने की थी, उसका सच्चा अनुयायी बन जाता है, अहिंसा प्रेमी है। अंत में मानगढ़ पहाड़ी पर अत्याचारों की गोली का शिकार होकर भील समाज के लिए बलिदान देता है। कौन? सुआन। इसके अलावा संगीत का प्रशंसक, हताश व निराश व्यक्ति, असंतुष्ट, भाग्यवादी, पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला, साहसी, वचन पालक और स्वामी भक्त, ये भी उसकी सुआन की विशेषताएं हैं। इसके अलावा बात करें रुकाशा, एक पात्र है रुकाशा जिसमें गोविंद स्वामी का भगत है, वीतरागी एवं संत स्वभावी, अहिंसा प्रेमी, पुरुषार्थ में विश्वास करने वाला, आशावान, दृढ़ प्रतिज्ञ, परम संतोषी, स्पष्ट वक्ता, मानव समानता का समर्थन करने वाला, धर्म और आज़ादी के समर्थक के रूप में। इसके अलावा एक पात्र है गणेशा, गोविंद स्वामी का शिष्य है, विकासशील सोच, भाग्यवादी, गोविंद स्वामी के संपर्क में आकर अहिंसा प्रेमी, ऊंचे लोगों से लड़ना पसंद नहीं, स्वामी भक्त, मानगढ़ पहाड़ी पर जब भारी हत्याकांड हुआ, लाशों के ढेर को देखकर यह गोविंद स्वामी के लिए प्राण देने को आतुर हुआ, किंतु स्वामी जी आदेश देते हैं, तुम जो बच्चे हो उनको संभालो, जो घायल पड़े हैं उनकी मदद करो। अंततः यथार्थ को जानने वाला, आज्ञापालक, सचेत बुद्धि के रूप में चित्रित किया गया है। पुंजा गोविंद स्वामी का प्रिय शिष्य होकर भी उनके विरोध में जाकर बयान देता है। एक पात्र ऐसा है जो गोविंद स्वामी के विरोध में जाता है। जय सिंह डूंगरपुर राज्य का एक प्रहरी, विश्वासघाती, फिरंगियों की बात मानकर राज्य को उनके नियंत्रण में करवा देने वाला। एक है कर्नल सटन, बुद्धिवान, स्पष्ट वक्ता, चालाक, अंग्रेज सरकार का वफादार कर्नल, चतुर कूटनीतिज्ञ, नाटक का खलनायक। ध्यान रखना कौन है ये खलनायक, प्रतिद्वंदी पात्र जिसे कह सकते हैं। गोविंद स्वामी द्वारा जन चेतना के जो प्रयास किए जा रहे थे उससे भयभीत पात्र, पाठशाला खोलना, बेगार बंद करना, सत्ताहीन होने का भय, निहत्थे भीलों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला पात्र। ध्यान रखना भीलों पर गोलियां चलाने वाला आदेश कौन देता है? कर्नल सटल। अंततः गोविंद स्वामी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करवाकर जज से फांसी की सजा सुनवाता है। एक पात्र है नाहर सिंह, राज्य का शुभचिंतक, कुशल राजनीतिज्ञ, सत्यवक्ता, गोविंद स्वामी का समर्थक, सत्यवक्ता, प्रवीण, निरपराध दंड का भागी, डूंगरपुर राज्य के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका। कर्नल सटन द्वारा नाहर सिंह को जेल में बंद करने के लिए जयसिंह व दौलत सिंह को प्रलोभन देना, भगत पंथ में आस्था, इसकी भी भगत पंथ में आस्था है। भूरिया नाहर सिंह का मित्र, राज्य के प्रति वफादार, शुभचिंतक, दौलत सिंह द्वारा भूरिया पर षड्यंत्रकारी होने का आरोप, भगत पंथ में आस्था, स्वाभिमानी है, बहादुर, निर्भीक, स्पष्टवादी है, सिद्धांतवादी है, वचनों पर अड़िग, दरबार द्वारा इस पर देशद्रोह का आरोप लगाकर बंदी गृह में डलवा दिया जाता है, अंग्रेजों द्वारा इसे बंदी गृह में बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा एक है सैमसन, जो कौन है? कर्नल सटन का गुप्तचर है, मुख्य जो गुप्त सूचना है वह सैमसन
कर्नल सटल के पास भिजवाता था। इसके अलावा सटन का वफादार, सटन के प्रति तत्पर व आज्ञापालक, भक्त पंत के वार्षिकोत्सव को जानकारी राजमाता के समक्ष गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने वाला पात्र, राजमाता को भ्रमित करने वाला वह इसका कथन है वह धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि वह तो भील राज्य स्थापित करने के प्रयास के रूप में दिखाई देता है। राजमाता जो मुख्य स्त्री पात्र है, कुशल शासन संचालिका, धर्म भीरु, मर्यादा प्रिय, पारस्परिक सौहार्द को महत्व देने वाली, प्रज्ञावान नारी, संवेदनशील, धार्मिक प्रवृत्ति वाली, स्वार्थी, देशद्रोही स्त्री। इसके अलावा इस नाटक के पहले अंक में कुछ गांव वाले एकत्रित हैं, इसका एक अपन समीक्षा कर रहे हैं, इसका सारांश देख रहे हैं और वह भजन सुन रहे हैं। इस नाटक के पहले अंक में कुछ गांव वाले एकत्रित हैं और क्या कर रहे हैं, भजन सुन रहे हैं। रुकासिया नामक पात्र भजन गाता है, वह अन्य लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसी दृश्य में गोविंद स्वामी का नाम आता है। रुकासिया अपनी कला कौशल का श्रेय गोविंद स्वामी को देता है और यह भी बताता है कि स्वामी के क्या संदेश है। यही चर्चा होती है, सारे मनुष्य एक समान है, सबके लहू का रंग एक जैसा है, तो फिर अलग बर्ताव क्यों, यह अलग जगाई जाती है गोविंद स्वामी के द्वारा। इस दृश्य में इस तरह पिछड़ा रह जाने का दुख प्रकट होता है। पात्र आपस में चर्चा करते हैं कि यदि हम ऊंची समझे जाने वाली जातियों की बराबरी में आने का प्रयत्न करेंगे तो वह नाराज हो जाएंगे, उन्हें यह पसंद नहीं आएगा। आपस में जो पात्र भजन सुन रहे थे वो ये चर्चा करते हैं। इस पर कुछ लोगों का यह सोचना है कि इससे तो उन्हें खुशी होनी चाहिए, उनके समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, इससे समाज की प्रतिष्ठा होगी। ऐसे आपस में तर्क वितर्क यहाँ पर हो रहा है। पहले अंक के दूसरे दृश्य में क्या कथा है, गोविंद स्वामी आते हैं, भजन गाते हैं। इसी दृश्य में बेगारी की बात होती है। बेगारी के लिए मना करने पर ग्रामजनों पर होने वाले अत्याचारों का जिक्र भी होता है। गोविंद स्वामी इस बेगारी का विरोध करने का आह्वान करते हैं, क्योंकि भील वगैरह आदिवासी जो लोग थे जो बेगार करते थे, बेगारी करवाई जाती थी इनसे उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा, तो उसका विरोध यहाँ पर गोविंद स्वामी करते हैं। तो विरोध करने का आह्वान करते हैं और यह आंदोलन अहिंसक हो ऐसी बात रखते हैं। पर कुछ लोग सहमत नहीं होते, लेकिन गोविंद स्वामी हिंसा नहीं चाहते थे। इस दौरान गोविंद स्वामी बात बात में ही पढ़ने की बात बताते हैं। पहले अंक के तीसरे दृश्य में क्या घटना है, इसमें डिंडोरा पीटने वाले आते हैं। गांव वालों को पूर्णिमा की रात से बांध के काम पर लग जाने का रियासती फरमान सुनाता है, मतलब फरमान दिया जाता है कि बांध का काम करना है। इसी दृश्य में दो लोग, पहला सयाना और दूसरा सयाना आते हैं, जो गांव वालों को भयंकर रक्तपात का डर दिखाते हैं। गांव वाले डर जाते हैं। उनका प्रयास था कि लोग बेगारी का विरोध न करें। ऐसे अंग्रेजों के द्वारा, रियासत के द्वारा ऐसा डर लोगों के मन में पैदा किया जाता है कि तुम अगर विरोध में जाओगे तो तुम्हारा रक्तपात किया जाएगा। चौथे दृश्य में क्या होता है, दित्या की पत्नी सावंती और माँ चिमी दित्या का साथ देती है और वह बेगारी न करने के लिए कटिबद्ध हो जाती है। उसकी पत्नी पंचायत तक में भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। उन्हें गोविंद स्वामी पर पूरा विश्वास है। मतलब कुछ लोग धीरे धीरे गोविंद स्वामी के साथ जुड़ते चले जाते हैं। अब देखो यहाँ से दूसरा अंक चालू हो जाता है। दूसरे अंक के पहले दृश्य में डूंगरपुर के महारावल के महल का दृश्य है, जहाँ गोविंद स्वामी से चर्चा की जा रही है, गोविंद स्वामी की चर्चा हो रही है। दरबार में कुछ लोग स्वामी के प्रयासों का सामाजिक उत्थान बताते हैं, तो कुछ लोग उसे राज्य के विरुद्ध विद्रोह बताते हैं। मतलब कुछ लोग समर्थक भी हैं तो कुछ लोग विरोधी भी हैं। दूसरे अंक के दूसरे दृश्य में गोविंद स्वामी द्वारा गांव वालों से वार्तालाप करना है। इसमें गोविंद स्वामी फिरंगियों द्वारा आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करवाने का जिक्र है। दूसरी तरफ गांव वाले ब्राह्मण धर्म से ईसाइयों के धर्म को अच्छा बता रहे हैं। ईसाइयों के धर्म को अच्छा बताया जा रहा है। कम से कम उनमें ब्राह्मण और दलित का भेदभाव तो नहीं है। इसी दृश्य में नाहर सिंह व भूरिया को देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिया जाता है। किसको, नाहर सिंह व भूरिया को, जिससे गोविंद स्वामी चिंतित हो जाते हैं। तीसरे दृश्य में अंग्रेज अफसर कर्नल सटल का महारावल दरबार में आगमन। गोविंद स्वामी द्वारा किए जा रहे सरकार के खिलाफ विद्रोह की बातें सामने आती है। गोविंद स्वामी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, मतलब वो अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार का मानना था कि ये विद्रोह कर रहे हैं।
राजमाता सटन को विश्वास दिलाती है कि इस बार गोविंद स्वामी गिरफ्तार हो जाएगा। तृतीय अंक चालू हो जाता है। इसमें 6 दृश्य है। कितने दृश्य हैं? 6 दृश्य। इसी अंक में मानगढ़ धाम में होने वाले नरसंहार का वर्णन किया गया है। तृतीय अंक के पहले दृश्य में क्या है वर्णन है? गांव वाले इस बात से अधिक प्रसन्न है कि गांव वाले और अन्य लोग अपनी सभा में अधिकाधिक संख्या में एकत्रित होंगे। सभी लोग अफसर सटन और फिरंगियों से भयभीत है। रुकासिया अपने साथियों को किसी आशंका के चलते हथियार ना लाने के लिए तैयार करने का प्रयास करता है, क्योंकि हथियार होंगे तो चलाए जाएंगे और कुछ अनहोनी होने की संभावना होगी। इसलिए हमारे हाथ में श्वेत ध्वज हो। क्या हो? श्वेत ध्वज हो। वे हिंसा नहीं चाहते थे और सभी लोग जो लोग थे डर भी भयभीत में थे सटन से और फिरंगियों से। दूसरे दृश्य में, तीसरे अंक के दूसरे दृश्य में मानगढ़ पर सांवली गीत होता है और उसमें जासूस के रूप में जयसिंह और सैमसन आ जाते हैं भीलों के वेश में। मेले वाले समूह में पूंजा और गणेशिया मदारी का खेल करते हैं। जयसिंह सैमसन भीलों के वेश में छिप जाते हैं। खेल के साथ दृश्य भी समाप्त हो जाता है। तीसरे दृश्य में क्या होता है? राजमाता सटन दौलत सिंह चर्चा कर रहे हैं। राजमाता के मुख से अनायास ही निकल जाता है कि गोविंद स्वामी धार्मिक पुरुष है, भला और परोपकार संत है, यह सच है। इसे सुनकर सटन गुस्सा हो जाते हैं। राजमाता को अपशब्द बोलता है। यहाँ पर सैमसन का आगमन हो जाता है। मतलब राजमाता भी कहीं ना कहीं गोविंद स्वामी के समर्थक थी। चतुर्थ दृश्य, भीड़ में गोविंद स्वामी, दित्या, भूरिया आदि सम्मिलित है। दित्या को पहले अंक के तीसरे दृश्य के सयाने याद आ जाते हैं, जिन्होंने भयंकर रक्तपात का डर दिखाया था। मतलब जो सयाने पहले डर दिखाते हैं रक्तपात का, वह दृश्य याद आ जाता है और याद आ जाता है कि कहीं ना कहीं वापस फिर वो ही दृश्य असल में ना आ जाए। दित्या, उन्होंने जिस रक्त ध्वज को देखा था उसका जरूर कोई अर्थ है। गणेशिया, वह कैसे? वह किसी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। गणेशिया, हाँ थे तो, पर किससे क्या पता? ये इस तरह से वार्तालाप हो रही है गणेशिया और दित्या में। दित्या, वह संकेत था। गणेशिया, कैसा संकेत? दित्या, गुबड़ा और शिकरा का संकेत। गहरी सांस लेकर। वागड़ी भाषा के शब्द है गिद्ध और शियार, जिनका अर्थ क्या है? गिद्ध और शियार। गिद्ध और शियार का संकेत, अर्थात गिद्ध और शियार नोचकर वो खा रहे हैं और रक्तपात हो रहा है। इस दौरान गोलियों के चक्के चलने की आवाज आती है। कई लोग मारे जाते हैं। गोविंद स्वामी का चारों तरफ से घेर लिया जाता है। गणेश द्वारा बचाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से इसमें 1500 के आसपास लोग मारे जाते हैं। खूब लोग मारे जाते हैं। लगातार गोलियां चलाई जा रही है अंग्रेजों के द्वारा। गोविंद स्वामी, हजारों लोगों को भून दिया गया है। क्या तुम चाहते हो बचे हुए लोगों को भी भून दिया जाए? मेरी एक जान के लिए हजारों जान क्यों जाए? इस तरह गोविंद स्वामी गिरफ्तार हो जाते हैं। अंत में कौन गिरफ्तार हो जाते हैं? गोविंद स्वामी गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि उस संगठन के ये प्रमुख व्यक्ति थे। पांचवा दृश्य, राजमाता द्वारा सटन से गोविंद स्वामी को फांसी न दिए जाने का अनुरोध करती है। सटन फांसी देना चाहता है। सटन गोविंद स्वामी को फांसी देना चाहते हैं। छठवां दृश्य, इस दृश्य में कोर्ट केस चलता है। गोविंद स्वामी जज के सामने अपनी बात रखता है। इलेक्ट सरकारी वकील उन पर आरोप लगाता है। सटन आदि गोविंद स्वामी को किसी पुंजा को उकसाकर थानेदार का हत्यारा मानकर फांसी दे ही देते हैं। गोविंद स्वामी को फांसी दे दी जाती है। इसी के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। तो इस पर आधारित ये बहुत शानदार नाटक है, बहुत प्रबल नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है। तो साथियों, इसमें मुख्य मुख्य सारी बातें मैंने आपको बता दी है। तो आप इसको पढ़िए, लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप एक बार इसमें सारे देख सकते हैं।